नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर घुसखोरी का आरोप लगा है और यह आरोप विपक्षी या किसी और ने नहीं बल्कि मंत्री जी की साली और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने लगाए हैं। वह इस मामले में सपा खुद अपने विधायक का साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे। मतलब कि सपा मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप पर पल्लवी पटेल के साथ खड़ी नहीं दिख रही, क्योंकि चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने धरने पर बैठी पल्लवी से मुलाकात करने ना तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे और ना ही शिवपाल यादव पहुंचे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सपा अपने विधायक पल्लवी पटेल से बदला ले रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले को झटका देने के लिए पल्लवी पटेल ने अपना पीडीएम फॉर्मूले पर अकेले ही चुनाव लड़ा था, जिससे अखिलेश यादव नाराज हुए थे। सपा विधायक से सपा की दूरी, आखिर मजबूरी क्या है? और ये तमाम सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। तो पल्लवी पटेल से क्या अखिलेश यादव, शिवपाल यादव नाराज है? क्योंकि जब पल्लवी पटेल धरना दे रही थी तो उनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। यहां तक कि खुद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी पल्लवी पटेल से मुलाकात करने नहीं आते हैं, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी है कि क्या विधायक पल्लवी पटेल अकेले ही इस उलझन में है, अकेले ही इस लड़ाई में खड़ी है। ये घुसखोरी का आरोप क्या सिर्फ पारिवारिक कलेश है जो सियासी मंच पर देखने को मिल रहा है, और ये आरोप विपक्षी या किसी और ने नहीं बल्कि मंत्री जी की साली लगा रही है, जो आरोप आशीष पटेल पर लगे हैं। यानी कि घुसखोरी का ये आरोप मंत्री जी की साली पल्लवी पटेल ने मंत्री जी पर लगाया है। और अब इस मामले में सपा खुद अपने विधायक का साथ देती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब कि सपा मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप पर पल्लवी पटेल के साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने जब धरने पर बैठती हैं पल्लवी पटेल तो उनसे मुलाकात करने के लिए ना तो कोई समाजवादी पार्टी की तरफ से आता है, कोई छुटभैया नेता तक नहीं आता। और यानी कि अब बात करें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की तो वो भी नहीं आते। शिवपाल यादव भी पल्लवी पटेल से मुलाकात करने नहीं आते। 9 घंटे के बाद जब भाजपा के ही मंत्री उन्हें समझाते हैं तब इस पूरे प्रदर्शन को रोका जाता है। पल्लवी पटेल कहती है कि अब सदन में ही आर पार होगा, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल से मुलाकात करने, उनके साथ खड़े होने कोई भी नहीं आता, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी अब पल्लवी पटेल से बदला ले रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने पीडीएम वाला फॉर्मूला अपनाया था, ना कि पीडीए वाला फॉर्मूला, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी अपना पुराना बदला लेती हुई नजर आ रही है। ये सवाल है क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले को झटका देते हुए पल्लवी पटेल ने अपना नया फॉर्मूला निजात किया था और अकेले ही चुनाव में हुंकार भर रही थी, जिससे अखिलेश यादव भी काफी नाराज हुए थे। हालांकि समाजवादी पार्टी की ये दूरी, आखिर मजबूरी क्या है, ये सवाल अब सियासी गलियारे में उठने लगे हैं। तुम्हारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जीजा साली के बीच समाजवादी पार्टी के भी कोई नेता नहीं आ रहे। जब पल्लवी पटेल प्रदर्शन कर रही थी तब उनके साथ कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता मौजूद नहीं रहा। दिग्गज तो छोड़िए, छुटभैया नेता तक नहीं आए। देखिए सुनते जीजा साली यानी कि पल्लवी विधायक पल्लवी पटेल और मंत्री आशीष पटेल के बीच जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प चली है। आशीष पटेल पर पल्लवी ने गंभीर आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, और वह सदन में भी इस मामले को लेकर धरने पर बैठ चुकी है। लेकिन दिलचस्प पहलू यह भी है कि सपा विधायक पल्लवी पटेल के साथ समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता नहीं खड़ा दिख रहा है। और इसके पहले अगर बात करें तो जिस तरह से पल्लवी पटेल ने एक बड़ी आवाज उठाई है और कहीं न कहीं सरकार को घेरने की भी कोशिश किया है, लेकिन सपा नेताओं की दूरी जो है कुछ और भी बयान कर रही है। और इसके पीछे की वजहों की बात करें तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने जो प्रत्याशी थे उनको लेकर एक विरोध किया था, हालांकि समाजवादी पार्टी को ही वोट किया था पल्लवी पटेल, यह बात भी
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अखर गई थी। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में ईडीओ को झटका देने के लिए पल्लवी पटेल ने पीडीएम फार्मूला अपनाया और अकेले दम पर चुनाव लड़ा। यह भी कहीं न कहीं सपा से दूरी की वजह बनी। अब जब पल्लवी पटेल मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ धरने पर बैठी है, आवाज उठा रही है, उन पर गबन का आरोप लगा रही है, तो इन सब पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी मौन है। और जिस तरह से पल्लवी पटेल चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरने पर बैठी, उनसे ना तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे मिलने गए, न फिर शिवपाल यादव है और न ही कोई विधायक। ऐसे में पल्लवी पटेल कहीं न कहीं अलग थलग पड़ चुकी है। जी श्रुति। बिल्कुल, ऐसे में अब ये भी कहा जा रहा है कि यह आदेश अखिलेश यादव की तरफ से आया सिर्फ कि पल्लवी पटेल से इन पूरे मुद्दे पर दूरी बनाई जाए, क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, जो पल्लवी पटेल की कारगुजारियां थी उससे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बेहद नाराज थे। और सूत्रों के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोई भी नेता विधायक पल्लवी पटेल के साथ नहीं खड़ा। हालांकि मंत्री आशीष पटेल पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी बिना नाम लिए पल्लवी पटेल का निशाना भी साध रही है। तो कहीं न कहीं सपा ने मुद्दा भुनाने की कोशिश किया है, लेकिन अपने विधायक यानी कि पल्लवी पटेल भले ही अपना दल कमेरावादी नेता है, लेकिन वह सपा के सिंबल से ही विधायक बनी है। तो ऐसे में लड़ाई जो है दिलचस्प है, लेकिन दूरियां भी साफ तौर पर देख रही है किस तरह पल्लवी पटेल और समाजवादी पार्टी के बीच दूरी बढ़ी है। और दूरी बढ़ने की साफ वजह है कि कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने झटका दिया अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को। और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के फैसले पर आपत्ति जताई थी। यह दो बड़ी वजह है जो कहीं न कहीं पल्लवी पटेल को भारी पड़ रहा है। और साफ संदेश जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के बीच फूट भी पड़ती है, जिस पर बीजेपी अंदर ही अंदर खुश हो रही है, तंज भी कसे जा रहे हैं अनौपचारिक ढंग से। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से पल्लवी पटेल एक बड़ा मुद्दा उठाया, अपने सगे जीजा के खिलाफ मोर्चा खोला, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, लेकिन इन सब के बीच इस तरह से सपा पूरी तरह से दूरी बनाई हुई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं यह रार आने वाले बिल्कुल आसिफ, ऐसे में दूरी का मतलब क्या है, क्या सियासी संदेश जाएगा, 27 पर इसका असर क्या होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आसिफ, जिस तरीके से जीजा साली की ये लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, लेकिन इन सब आरोपों के बावजूद अभी तक पल्लवी पटेल ने कोई साक्ष्य सभी के सामने नहीं रखा है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अगर बात करें पल्लवी पटेल की सुनती तो पल्लवी पटेल जो है मझधार में फंसी है। एक बीजेपी के मंत्री का खुले तौर पर खुले मंच पर कर रही है, ऐसे में बीजेपी भी खार खाई बैठी है पल्लवी पटेल से। और दूसरी तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बीच दूरी बढ़ी है, समाजवादी पार्टी का साथ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कहा जाता है कि पल्लवी पटेल के लिए यह मुश्किल भरा दिन है। और जिस तरह से वह आवाज उठा रही है और वह अपने आप को पीडीए नहीं बताती है, ऐसे में पीडीए के बीच जिस तरह से दरार दिख रही है, यह खाई कहीं न कहीं बढ़ती दिख रही है। और उसको का यह भी दावा है कि आने वाले कई दावे किए जा रहे हैं, हालांकि आरोप तो लगा दिए गए, अभी तक साक्ष्य नहीं दिए गए हैं, पेश नहीं किए गए। अब इसका असर क्या कुछ होता है और ये दूरी आखिर मजबूरी क्या है और क्या ये दूरी घटती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं सदन में कार्यवाही को लेकर सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने बड़ा बयान दिया।
कहा कि सदन में टोका टोकी की जाती है, जनहित के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया जाता। वहीं इसके साथ ही लाल बिहारी यादव ने कहा कि संभल में सिर्फ राजनीति हो रही है। संभल की तरह कई मंदिरों पर ताला लगा है। संभल में किसी को पूजा करने से नहीं रोका था। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है। सपा नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कालीन सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर रखी है, तो वहीं बीजेपी भी हमला कर रही है। हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी। जानते हैं कि आज क्या खास रहा शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन। आज हमारे विधान परिषद में नियम 105 के तहत जो है शिक्षा का गिरते हुए स्तर पर पार्टी की तरफ से नोटिस हमने लगाया था, लेकिन मैं बोल ही रहा था तब तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उसको बीच में ही रोक टोक करते रहे और सभापति द्वारा बराबर जो है रोक टोक लगाते चले जा रहे थे। जबकि विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष जब बोलता है तो उसको समय की कोई बाध्यता नहीं होती और न तो कोई उसकी रोक टोक सकता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चाहे सदन में हो और चाहे सड़क पर हो चाहे क्षेत्र में हो, ये हर जगह कानून को हाथ में लेकर के देश को प्रदेश को चलाना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करनी चाहती है। हम विपक्ष में के नेता हैं विधान परिषद में। हम अगर जनता की आवाज़ को सदन में सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो दूसरा कौन पहुंचाएगा। लेकिन हमें भी जो है पुरजोर प्रयास किया गया जो है रोकने का, फिर भी हम जो है रुके तो नहीं, लेकिन इन लोगों ने डिस्टरबेंस बहुत पैदा किया जो है। आज की ये जो स्थिति रही जो है। संभल मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा हमला बोला, कहा हमें अल्लाह अकबर नारों की ज़रूरत नहीं। और दूसरा यह भी समाजवादी पार्टी को कहा कि यह दंगाई समर्थक हैं। क्या मानते हैं? देखिए, वास्तव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ये मानने वाले लोग नहीं हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह एको नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो ये जो है लोग जो है संविधान विरोधी हैं। जब संविधान में भी यह व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया कि ये संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष होगा, बाद में उसको पंथ निरपेक्ष कह दिया गया। पंथ को भी मानने वालों की जो है स्वतंत्रता होगी। तो इसमें हिंदू मुस्लिम बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस समाज में हो, वह संविधान विरोधी कहा जाएगा। जो संविधान अलाउ नहीं करता है, उसके खिलाफ जो बात करता है, वो संविधान विरोधी है। इसलिए जो है उनको क्या ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है बाबा जी को, वो जाने, लेकिन संविधान तो जानेगा सबको, क्योंकि संविधान में व्यवस्था सबके लिए समान है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समानता का अधिकार है। कहा दंगाई समर्थक हैं सपा। देखिए, दंगा तो ये लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो डिस्टर्ब करते रहे, दंगा कराते रहे। और आज भी जो है बहराइच में भी ये दंगा कराए। अपने कार्यकर्ता को जो है किसी के छत पर चढ़वा करके जो है और हजारों लोगों के साथ जो है झंडा उतारना, भगवा झंडा फहराना, वहाँ पर भी इन्होंने दंगा किया। और दंगा करके मैं समझता हूँ कि सैकड़ों घरों को लूट लिया, बर्बाद कर दिया, उनको जला दिया जो है। वही हाल जो है यहाँ पर इन्होंने संभल में किया। संभल में भी अपने कार्यकर्ताओं को कमिश्नर के साथ ले जाकर के नारे लगाते हुए दंगा को सुनियोजित ढंग से इन लोगों ने दंगा कराया। और इनके लोग जो हैं तो नकाबपोश में भी हो जाते हैं। इनके लोग तो कभी समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि आगरा में नारा लगाए जो है
कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जब उसकी जांच हुई तो उसमें ये बजरंग दल के कार्यकर्ता मिले जो है। ये लोग जो है अपने हिंदू धर्म को मानने वाले जो है अपने को कहते हैं, लेकिन ये जो है मंदिरों में भी जो है ये गाय का जो है मांस फेंक देते हैं, जैसा कि अयोध्या में हुआ था। और वहाँ जब जांच हुई तो इनके ही कार्यकर्ता मिले जो है। तो ये क्या कर सकते हैं? समाज के ये विध्वंसकारी लोग हैं जो है, विखंडनकारी लोग हैं जो है, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी समाज को जोड़ना चाहते हैं। हर संवर्ग के लोगों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका हक, सबका अधिकार मिले और सबको अपने अपने धर्म की मानने, पूजा करने की स्वतंत्रता मिले, वो यह चाहते हैं। संभल में मंदिर मिली है, 46 साल बाद उसका ताला खोला गया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर दंगा हुआ था जिससे लोग पलायन कर गए। तो मंदिर तो मिली है, ताला बंद भी था। देखिए, मैंने इस बात को कई जगह कह चुका जो है कि मंदिर को किसी ने बंद नहीं किया था, मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं किया था और मंदिर पर किसी का बंद करने का आदेश नहीं था। वो जहाँ वहाँ के लोकल जो लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनको चाहिए कि उस मंदिर की साफ सफाई, पूजा पाठ करें। उसमें कोई अवरोध पैदा करे तब इसकी शिकायत वो कर सकते हैं। मैंने ये भी कहा कि अयोध्या में हमारे साथ चलिए, अयोध्या में मैं दर्जनों मंदिर ऐसा दिखाऊंगा जिसमें कुत्ते बिल्ली बैठते हैं और जिसमें कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता। तो वहाँ तो अयोध्या में नहीं देख रहे हैं। ये भगवान राम को भी ठगने वाले लोग हैं। ऐसा भगवान राम को इन लोगों ने ठगा कि उनके नाम पर इतना चंदा की वसूली किया, इतना धन उगाही किया पूरे देश से, अरबों खरबों रुपया, और उस रुपये को जो है बेहिसाब रुपये को अपने पास रखे हुए हैं, जिसको चुनाव में दुरुपयोग कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है जब भगवान राम ने जो है का जो मंदिर बनाए तो मंदिर चूने लगा। भगवान को जो इन लोगों ने ठगा, जिससे वो नाराज प्रतीत हो रहे हैं। फिर इन्होंने जो सड़क बनाई तो वो सड़क भी धंस गई जो है। फिर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो भगवान राम की कृपा से हार भी गए जो है। तो ये मुझे लगता है कि भगवान राम की ये दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन उनके घोर विरोधी हैं और उनको भी इतना कष्ट है कि इनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सियासत से, उत्तर प्रदेश की सत्ता से मीलों दूर हो चुकी कांग्रेस को अपने आप को जिंदा करने के वो मुद्दे तलाश रहे हैं, वो रास्ते तलाश रहे हैं। और जबकि उनको एहसास नहीं है कि उनकी ज़मीन, उनकी धरातल, उनका यथार्थ में उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो ऐसे में कुछ न कुछ करना शायद उनकी मजबूरी हो। विधानसभा का घेराव करने लायक उनके पास कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस विषय पर वो विधानसभा का घेराव करें या उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन ठीक है, राजनीतिक दल है, विरोध करना है तो उनको करते रहे वो। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इस समय चल रहा है। केंद्र सरकार चाह रही कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक देश एक चुनाव हो, लेकिन विपक्ष इसे कह रहा है कि ये जुगाड़ है सत्ता में रहने का, तानाशाही लाने का। इस पर आप क्या कहना चाहते? देखिए, देश को पता है कि मोदी जी ने पिछले लगातार 10 वर्षों की सत्ता में इस देश के लिए जितने ऐतिहासिक फैसले किए हैं, देश हित में किए गए फैसले सारे देश ने बड़े सच्चे मन से स्वीकार किया। उसी की देन है कि विपक्ष का कोई भी आज तक तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री, तो ये मोदी जी के काम का इनाम है। देश उनके साथ खड़ा है और ये जनहित का विषय है, देश हित का विषय है। अरबों रुपए के पड़ने वाले बार बार चुनाव के बोझ से देश के लिए मुक्ति का विषय है। तो इसलिए देश देख रहा है कि इस फैसले की आड़ में देश का कितना बड़ा भला होने जा रहा है। तो बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और देश हित में किए जाने वाला फैसला है। 2022 में आपको जिम्मेदारी मिली उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने का और उसका ढांचा मजबूत कैसे किया जा सके। मंत्री बने, आपको मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। कैसे आयुर्वेद कैसे इकोनॉमी को बढ़ाएगा और इकोनॉमी कैसे आयुर्वेद को मदद करेगी? आयुर्वेद लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय था जिसको लोगों ने कहीं न कहीं से भुला दिया था।
आयुर्वेद कुछ अलग से नहीं है। आपके दरवाजे पे उगने वाले पेड़ पौधे, जो आपके इर्द गिर्द का वातावरण है, वही आयुर्वेद है। चाहे वो आंगन की तुलसी हो, चाहे वो दरवाजे की नीम हो, चाहे वो बबूल हो, चाहे वो कोई वृक्ष, कोई ऐसा पौधा, छोटा से छोटा जो पौधा होता है जिसको हम आप किसी लायक नहीं समझते, आयुर्वेद में उसकी भी उपयोगिता है। और आयुर्वेद लोगों की ज़िंदगी बन चुका है। लोगों ने बड़े सच्चे मन से कोरोना के काल में इस देश में लोगों ने जब जिस रोग से लड़ने का कोई इलाज नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कोई टीका नहीं था, तो इस आयुर्वेद ने ही, इस नेचुरोपैथी ने ही, योग ने ही और आयुष के काढ़े ने ही लोगों को जीने की नई राह दिखाया है। तो मुझको लगता है कि आयुर्वेद कुछ भी अलग से नहीं, हमारी सनातन परंपरा से, वेदों से जुड़ा हुआ आयुर्वेद। और इस देश के में और संसार के लिए मैं कह सकता हूँ कि 400-500 साल पहले अगर दुनिया में एक प्रश्न खड़ा हो कि लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करते थे, लोग स्वस्थ और निरोग कैसे रहते थे, तो उसकी जड़ में आएगा कि दुनिया आयुर्वेद का पालन करती थी, योग का पालन करती थी। और आज फिर से एक बार योग और आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, स्वारिकपा, ये वो विधाएं हैं जो प्राकृतिक तरीके से जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से लोगों को इलाज का मार्ग दिखाती हैं और लोगों ने उसको अपनाया है। आने वाला कल जैसे मोदी जी ने दुनिया में योग को प्रतिस्थापित कर दिया, ध्यान को प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं, विश्व संयुक्त राष्ट्र ने ध्यान के लिए भी दिन निर्धारित कर दिया। तो मुझको लगता है कि भारत की हर विधा का सम्मान दुनिया कर रही है और बड़े मोदी जी के हर फैसले पर को दुनिया का भी इंतजार है। तो पहले व्यवस्थाएं नहीं थी और जिस तरीके से आपने बताया कि सनातन में आयुर्वेद का और वेदों में आयुर्वेद का ज़्यादा जिक्र है, और गांव में, घरों में पहले जहां भी था आयुर्वेद के तरीके से उपचार होता था, पेड़ से, आपने कहा कि पेड़ पौधे जितने भी हैं वही एक दवा हैं। और लेकिन बीच में जिस तरीके से एलोपैथ ने ज़्यादा प्रभाव बढ़ा, उसका आज के दौर में कितना आयुर्वेद प्रभावित पे काम हो रहा है। मोदी जी, कोई विधा खराब नहीं है, कोई चीज नई पुरानी मिलके इस देश को स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, विश्व गुरु बनने तक। तो देश में हर पैथी का सम्मान है, हर विधा मिल के काम कर रही है। हो सकता है किसी विधा की मोनोपोली किसी रोग पर हो, तो सबको मिलकर इस देश को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए काम करना है। पैथी कोई भी हो, आयुर्वेद, मैंने आपसे कहा ना कि कहीं आपको अलग नहीं जाना। दरवाजे पे उगा हुआ जो पौधा है आपके लिए, शायद वो बहुत काम का पौधा है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसकी पत्तियां, उसकी छाल, उसकी जड़ें, उसकी तने, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। प्रकृति ने जो दिया है वो प्राकृतिक रूप से आपको स्वस्थ रखने के लिए, वो मिट्टी है, वो धूप है, वो पानी है, हाइड्रोथेरेपी है, नेचुरोपैथी है, कुछ भी ऐसा नहीं। इंसान अगर ठान ले कि हमको प्राकृतिक तरीके से ही जीना है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। जब महाकुंभ का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और जो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे भी, वहाँ पर आयुर्वेद का कैसे प्रचार प्रसार होगा? कैंप लगेंगे, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, हर पैथी के हमारे कैंप। पिछले भी अर्ध कुंभ में आपने देखा कि पूरे मेला क्षेत्र को हम लोगों ने अलग अलग जोन बना के बांटा था। इस बार भी हमारी वही तैयारियां हैं और हर विधा के लोग आपको अस्पताल, मुझको लगता है कि आने वाले दर्शनार्थियों को, स्नानार्थियों को, जो भी कुंभ में आएगा, दुनिया के किसी कोने से आएगा, उसको शायद इलाज के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। सरकार की ऐसी फुल प्रूफ योजना है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे स्वतंत्र प्रभार मंत्री और आयुष मंत्री उत्तर प्रदेश के दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, जिन्होंने साफ कहा कि आयुर्वेद जो पहले से हमारी परंपरा में जुड़ा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारे जो सामने जो दरवाजे पर हमारे पेड़ पौधे हैं, उन्हीं के फल, पत्ती, तने से ही मिलकर बनता है और आयुर्वेद से अच्छी से जो बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। प्राकृतिक चिकित्सा फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।